वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 50 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। 2021 की टेस्ट सीरीज़ है, यह है टेस्ट नंबर 51। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरफ फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर जिनके पूछी जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा में। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 20 दिसंबर हो गई, यानी कल मनाया गया होगा। देखिए, यह उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में फ्रांस के 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। कब कराया था? 1861 में। बताइए। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि फ्रांस के नहीं, किसके? पुर्तगाल के। ठीक है, किसके? पुर्तगाल के। तो दो को एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ दो है, क्योंकि पहला वाला करेक्ट है तो डी नहीं होगा। तो देखिए, कथन 1 जो है करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाल के, किसके? पुर्तगाल के, फ्रांस के नहीं, 450 वर्षों के शासन के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त करवाया था। देखिए, पुर्तगालियों ने 1510 में, कब? 1510 में भारत के कई हिस्सों में अपना शासन जो है वो स्थापित किया था, लेकिन 19वीं सदी आते आते भारत में पुर्तगाली का जो शासन है वो गोवा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और जो है अंजदीवा द्वीप तक ही सीमित रह गया था। ठीक है, कोमे की जरूरत नहीं है, पूरा एक ही है। अब देखिए, गोवा मुक्ति आंदोलन एक हुआ था, उसकी बात करें तो इसने क्या किया? गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की मांग की। छोटे पैमाने पर विद्रोह के साथ ये शुरू हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब भी जो गोवा था वो पुर्तगालियों के ही अधीन था। ठीक है, तब तक उस पर पुर्तगालियों का ही शासन था। इसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा और अन्य भारतीय क्षेत्रों से अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, पुर्तगालियों के साथ जो है बहुत सारी वार्ताएं की भारतीयों ने, और वो असफल रही सारी की सारी। बहुत असंख्य जो है कूटनीतिक प्रयास किए गए। फिर उसके बाद जो है भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि अब केवल जो सैन्य हस्तक्षेप है वही एकमात्र विकल्प होगा इनको भगाने का। ठीक है, फिर 18 दिसंबर 1961 से जो है 36 घंटे तक सैन्य अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। ठीक है, और इसमें हुआ क्या? भारतीय नौसेना भी आ गई, वायुसेना भी आ गई और थल सेना भी आ गई। तो ठीक स्ट्राइक करके जो है गोवा को मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से। ये है पूरी कहानी। 18 दिसंबर को शुरू हुआ था, 36 घंटे तक प्रयास चला ये। तो बात करें गोवा की, तो गोवा की कैपिटल पता ही होगा सबको, पणजी है, और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं, और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान स्थिति है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, और मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 253 के अंतर्गत की गई है। इंपॉर्टेंट है ये। पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट बनते हैं, चाहे वह भाग 9 हो गया, चाहे 11वीं अनुसूची हो गई, और चाहे हो गया अनुच्छेद 243। ठीक है, 53 नहीं है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो केवल एक यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल, भारत में पहली बार तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था जो है लागू की गई। किसने दिया था इसका विचार? बलवंत राय मेहता ने, और एक अशोक राय मेहता है, उन्होंने क्या किया था? द्विस्तरीय पर। देखिए, मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा जो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत की गई है, 53 के अंतर्गत नहीं। और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 के तक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित उपबंध हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून में संशोधन करके हर जिले में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी बनाए जाने का निर्णय लिया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, प्रत्येक जिला परिषद में 14 क्षेत्र होंगे
और सभी एक अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। ठीक है, और सभी में जो है एक अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। अप्रत्यक्ष पर गोला कर दिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पता नहीं। कुछ सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, कुछ सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं होंगी। तीसरा स्टेटमेंट ये है। और असत्य बताना है इस बार इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, जब अनुसूचित जाति समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हो रही हैं, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए सीटें आरक्षित हो रही हैं, तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं होंगी भाई? गलत है डी। देखिए, प्रत्येक जिला परिषद में जो है, जिला विकास परिषद में 14 सदस्य होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। ठीक है, इतने छोटे स्तर पर भी अप्रत्यक्ष, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति थोड़ी है। गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। पहला वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो इसका आंसर एक तो होगा नहीं, क्योंकि गलत हमको बताना है, तो 2 और 3 गलत है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष होना चाहिए और महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी। बाकी सबका सब ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। महाकवि सुब्रमण्यम भारती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिवादी हिस्से यानी नरम दल से जुड़े थे। अब अतिवादी हिस्सा नरम दल तो है नहीं, ये ऐसे ही कट जाएगा स्टेटमेंट। इन्होंने वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हिस्सा लिया था। बताइए कौन सा सही है इसमें। देखिए, पहला वाला गलत हो जाता है, क्योंकि गरम दल से जुड़े थे ये। सुब्रमण्यम भारती हाल ही में न्यूज़ में थे ये, इसलिए पूछा गया प्रश्न। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हिस्सा लिया था इन्होंने, दूसरा सही है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। केवल सही पूछा है, गलत पूछा है? सही पूछा है। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के बनावेल कल्चरल सेंटर द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020 को संबोधित किया। और यह कार्यक्रम तमिल भाषा के कवि और लेखक, उनका नाम है महाकवि सुब्रमण्यम भारती, की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कब मनाई गई ये? 7-8 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए हैं। 11 दिसंबर 2020 को सुब्रमण्यम भारती का राष्ट्रवादी कार्यकाल देखें तो 1885 से लेकर 1920 तक का समय था। ये जो थे एक उत्कृष्ट भारतीय लेखक थे, जिन्होंने तमिल शैली, जिन्हें जो है तमिल शैली का जनक भी कहा जाता है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल से जुड़े थे, नरम दल से नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग यानी मेढक है, उसके संदर्भ में विचार करना है। देखिए, ये पश्चिमी घाट का स्थानिक प्राणी है और यह दुर्लभ वनस्पतिक प्रजाति पेड़ों के बीच में अंदर रहती है। ये प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ हफ्तों के लिए ही एक्टिव होते हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है? बिल्कुल, जो मेढक है ये मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग एक वेस्टर्न घाट का स्थानिक प्राणी है। पेड़ों के अंदर या बीच में पाया जाता है ये, और प्रजनन के मौसम के दौरान केवल कुछ ही हफ्तों के लिए एक्टिव रहता है। हाँ, मतलब सही है अभी। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी हो गया इसका आंसर। क्यों पूछा गया प्रश्न? क्योंकि हाल ही में केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में मिरिस्टिका स्वैम्प ट्री फ्रॉग को देखा गया है। और इसके विषय में देखें तो वेस्टर्न घाट का स्थानिक प्राणी है और दुर्लभ वनस्पतिक प्रजाति है ये, जो पेड़ों के बीच में अंदर रहती है। और प्रजनन के मौसम के दौरान ये जो है केवल कुछ ही हफ्तों सक्रिय रहता है। अब इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा में, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का प्रीलिम्स है और यूपीएससी सिविल सेवा, इन दोनों का जो है एक ही दिन होता है, एक ही साथ मिक्स कर रखा है। तो फूल पत्ती पेड़ ये सब इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तितली बितली। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पूंजीगत खर्चा, पूंजीगत व्यय, यह श्रम भागीदारी भी घटाता है, अर्थव्यवस्था को असंतुलित करता है, भविष्य में न्यूनतम उत्पादन करने की क्षमता प्रदान करता है। कौन सा सही है? पूंजीगत खर्चा जो है श्रम भागीदारी को बढ़ावा देता है, घटाता नहीं है। गलत है पहला स्टेटमेंट। अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है, असंतुलित नहीं करता। गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। भविष्य में अधिकतम उत्पादन की क्षमता प्रदान करता है, ना कि न्यूनतम। तीसरा वाला भी गलत है। तो सही तो कोई है नहीं इसमें से, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, पूंजीगत खर्चा जो है मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा आदि के विकास पर सरकार द्वारा खर्च किया गया धन है।
पूंजीगत खर्चा पूंजीगत निवेश के रूप में गैर आवर्ती प्रकार का खर्चा होता है और इस प्रकार के खर्च में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार की उम्मीद होती है। अब यह जो पूंजीगत खर्चा होता है, पूंजीगत व्यय होता है, वो श्रम भागीदारी बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है और भविष्य में अधिक उत्पादन करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, सारे के सारे गलत हैं तीनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके 3 स्टेटमेंट का उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है। भारत स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने वाले मिशन इनोवेशन का एक सदस्य देश है क्या? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है क्या? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक पहल है, न कि पेट्रोलियम और उर्वरक मंत्रालय की। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। भारत में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए एक मिशन इनोवेशन है, उसका सदस्य है भारत। दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है वो ऊर्जा मंत्रालय के ही अधीन कार्य करता है। तीसरा वाला भी सही है। तो 2 और 3 सही हो गए, सी हो गया इसका आंसर है। तो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में जो है भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे का आयोजन किया जाता है। ठीक है, एक मिशन इनोवेशन है, मिशन इनोवेशन है। यह जो है स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने के लिए 24 देशों और यूरोपियन यूनियन की एक वैश्विक पहल है और भारत जो है इसका सदस्य देश है। ठीक है, बात करें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की, तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसने तीसरा वाला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा सही हो गया, पहला गलत हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की एक पहल है, न कि पेट्रोलियम और ऊर्जा मंत्रालय की, पेट्रोलियम और उर्वरक मंत्रालय की। ठीक है, तो इनकरेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, 3D प्रिंटिंग वस्तुओं के वर्किंग मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग करता है। इस तकनीक में इस्तेमाल होने वाले जो प्रिंटर होते हैं वो योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर आधारित होते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए, 3D प्रिंटिंग विनिर्माण की एक तकनीक है जिसके अंतर्गत प्लास्टिक हो गया, राल हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया, धातु हो गया, फाइबर हो गया, चीनी मिट्टी के माध्यम से किसी वस्तु का जो है प्रोटोटाइप अथवा वर्किंग मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग जो है वो किया जाता है। बात करें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की, तो इसका आशय है किसी डिज़ाइन के निर्माण, संशोधन, विश्लेषण और अनुकूलन आदि के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना। देखिए, इस तकनीक में इस्तेमाल होने वाले जो प्रिंटर होते हैं वो योगात्मक विनिर्माण तकनीक पर आधारित होते हैं और इसके अंतर्गत कंपनियां जो हैं विशिष्ट मांग वाली परियोजनाओं के लिए विशिष्ट उत्पाद जैसे कि हल्के उपकरण ही बनाती है। ऐसे उत्पादों के अनुप्रयोग के लिए चिकित्सा और इससे संबंधित क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। IOD हिंद महासागर द्विध्रुव यानी इंडियन ओशियन डाइपोल के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के ग्रीष्मकालीन मानसून को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। तो हिंद महासागर द्विध्रुव यानी इंडियन ओशियन डाइपोल IOD समुद्री सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन है जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर की सतह का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में क्रमिक रूप से कम एवं अधिक होता रहता है। हिंद महासागर द्विध्रुव को भारतीय नीनो भी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो पश्चिमी हिंद महासागर का पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में बारी बारी से गर्म और ठंडा होना ही हिंद महासागर द्विध्रुव कहलाता है। हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। हिंद महासागर द्विध्रुव भारतीय मानसून के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के ग्रीष्मकालीन मानसून को भी प्रभावित करता है। कैसा प्रभावित करता है? बुरा प्रभावित करता है। एक अंतिम प्रश्न है, कई दिनों से न्यूज़ में है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रों को इनकी रैंक के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम का मतलब है बेहतर से खराब की ओर। तो भारत ने तो इसमें 10वां स्थान प्राप्त किया है। शुरू के 3 स्थान खाली हैं, कोई मानदंडों को पूरा नहीं कर पाया कोई भी देश। अब जो चौथे स्थान पर देश होगा उसे पहला गिना जाएगा, 5वें पर दूसरा गिना जाएगा, छठे पर तीसरा गिना जाएगा। तो इसी तरह से आगे कर दो। अब भारत के अलावा भारत के आगे मान लीजिए डेनमार्क, नॉर्वे डाल दिया, चिली डाल दिया,
डेनमार्क, मोरक्को डाल दिया। अब इसके तो गलत होने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि ये तो भारत से पहले ही होंगे ना, इनसे बेहतर स्थिति में है भारत से तीन सारे के सारे ये। अब पहला स्थान, कई बार ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा है मैंने पिछले 2-3 टेस्ट में। तो स्वीडन, स्वीडन सबको रट गया होगा, स्वीडन ने अच्छा प्रदर्शन किया, स्वीडन चौथे पर है। अब स्वीडन दोनों में पहले पर बना हुआ है यहाँ पर, तो ए और बी के पूछे मतलब करेक्ट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें स्वीडन ही नहीं है, डेनमार्क, चिली, मोरक्को, नॉर्वे, भारत एंड में, ठीक है। इसके भी सही होने की संभावना हो सकती है सी वाले की, लेकिन पता नहीं है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, देखिए इसमें स्वीडन हो जाएगा सबसे पहले। स्वीडन के बाद आता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के बाद है डेनमार्क है, मोरक्को है, नॉर्वे है, चिली है, भारत। यानी ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाता है यहाँ पर, और पहला वाला गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ उल्टा फुल्टा हो गया है, ठीक है। तो सी गलत है, डी गलत है, ए भी गलत है, स्वीडन है, उसके बाद सही क्रम आ जाएगा। वैसे तो स्वीडन के बाद यूनाइटेड किंगडम है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो डेनमार्क के बाद मोरक्को है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद नॉर्वे, चिली, भारत, यही सही क्रम है। तो बी उत्तर सही हो जाएगा, बेहतर से ख़राब की ओर। तो ये है, देखिए रैंक शुरू के 3 पद तो खाली हैं, कोई भी रैंक हासिल नहीं कर पाया, मानदंडों को पूरा नहीं कर पाया। जो स्वीडन है वो है प्रथम स्थान पर यानी चौथे पर। स्वीडन के बाद यूनाइटेड किंगडम का स्थान है, यूनाइटेड किंगडम के बाद डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद मोरक्को है, उसके बाद नॉर्वे है, चिली है, भारत है। लेकिन यहाँ क्या करा था, यहाँ डेनमार्क के बाद चिली, ठीक है, और चिली के बाद नॉर्वे कर दिया इसने, पहला वाला गलत हो गया, जबकि नॉर्वे चिली से पहले है, ठीक है, इसलिए कट गया पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला करेक्ट करेक्ट हो गया। अब तीसरे में क्या, डेनमार्क के चिली, फिर मोरक्को, मोरक्को तो चिली से पहले है, ठीक है, मोरक्को चिली से पहले है, तो चिली यहाँ पहले कर रखा है, इसलिए गलत हो गया ये भी। अब भारत, ये सारे तो भारत से अच्छी बेहतर पोजीशन में है, तो ये वैसे कट गया, ठीक है, पहला, इसलिए दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, हर तरह से तैयार रखिए। भारत अभी 9वें स्थान पर है इस साल 2019 में, भारत 2020 में 10वें स्थान पर है, 2019 में 9वें स्थान पर था, मतलब जहाँ चिली है ना वो भारत था उस समय। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 51 51 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।